हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। हम आ चुके हैं फ्लेम एम्बर के एपिसोड नंबर 38 पे और इसमें शुरू होने वाला एक नया आर्क। ये आर्क हमें शॉलिंग कॉन्टिनेंट के सारी टॉप लेवल की पावर्स के बारे में जानकारी देने वाला है और इसमें जियान के भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे होंगे। बेसिकली बोला जाए तो तुम सभी के मजे। चलो समय को बर्बाद न करते हुए हम पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड की शुरुआत में जियान उन मैजिकल बीस्ट माउंटेन्स की गहराइयों में एक काफी लंबी चौड़ी गुफा के अंदर होता है, क्योंकि अब तक अपनी दुखी को रिकवर कर चुका था। गोल्डन ड्रैगन किंग की सलाह पे उस इमोर्टल लेवल की टेक्निक को ट्राई करता है जिसे उसने रूइन से हासिल किया था। ये टेक्निक एक सोल क्लोन टेक्निक होती है, लेकिन बात ऐसी थी कि जब जियान ने दूसरी ट्राई में अपने सोल क्लोन को बनाया होता है तो वो सोल क्लोन जियान से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। बेसिकली वो काफी ज्यादा मोटा ताजा होता है। इसे स्टडी करके जियान समझ जाता है कि ये उसकी जल्दबाजी का नतीजा है। अच्छी बात है कि जियान की इस बार किस्मत इतनी खराब नहीं रहती। कुछ और अटेम्प्ट्स के बाद वो इस टेक्निक पे ग्रास बनाना शुरू कर देता है और फाइनली उसने अपने लिए एक परफेक्ट सोल अवतार को बना लिया था। इसकी स्ट्रेंथ और ऑरा बिल्कुल जियान के आइडेंटिकल थे। फाइनली जियान की नजरें जाती उस दूसरे स्क्रोल की तरफ जिसे उसने एम्पर लेवल की पावर हाउस के हाथ से छीना था। बेसिकली इसके अंदर होने वाली चीज काफी ज्यादा कीमती होनी चाहिए, लेकिन परेशानी ये थी कि जब जियान इसे ओपन करने की कोशिश करता है उसके हथकंडे बिल्कुल काम नहीं आते। इससे पहले जियान पागल हो पाता, गोल्डन ड्रैगन किंग उसे अपनी ब्लड की ड्रॉपलेट का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं और फाइनली उसकी खून की बूंद रिएक्ट करती है। ये स्क्रोल ओपन हो जाता है। अचानक से स्क्रोल के अंदर से एक ऐसा एंशिएंट ऑरा बाहर आया था जिसकी वजह से जियान की सांसें अटक गई थी। अंत में जाके इस गुफा के अंदर एक इल्यूजरी फिगर शेप लेता है। ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि मैं एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर हूँ। इन शब्दों को सुन के गोल्डन ड्रैगन एकदम चौंक गए थे। वो बताते हैं एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर एंशिएंट टाइम के 4 प्रोफेशंस में से एक है और ये सभी एंशिएंट टाइम में बहुत ही टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस थे। जब वो फिगर जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को नोटिस करता है हम उसे नोट करते हुए देखते हैं। वैसे अगर आप बैटल फॉर्मेशन मास्टर के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो पिछले एपिसोड को डेफिनेटली देखना। हम रिकैप में सब कुछ शामिल नहीं कर सकते। बेसिकली ये फिगर एक ओल्ड मॉन्स्टर होता है जो कि अपनी इनहेरिटेंस के लिए एक सक्सेसर को ढूंढ रहा था और उसकी खोज खत्म होती है जियान के ऊपर। फिर जियान डिवाइन इंस्क्रिप्शन को स्वीकार करता है और उसने एक फॉर्मेशन भी बना ली थी। इस फॉर्मेशन में उसने 100 इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब करी थी, लेकिन अगर वो अपनी फॉर्मेशन से एक 4 स्टार दोदी को फंसाना चाहता है तो उसे कम से कम 1000 कोर इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब करने की जरूरत होगी और ऐसा करने में उसे काफी लंबा समय लगने वाला है। बेसिकली फॉर्मेशन के रूल्स को इंस्क्राइब करने के लिए कल्टिवेटर को मेंटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है और क्योंकि जियान नया फॉर्मेशन मास्टर बना था तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा मजबूत नहीं होती। बस अफसोस की बात यह थी कि इससे पहले जियान उस फिगर से मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में और कुछ पूछ पाता हम उस सोल अवतार को गायब होते हुए देखते हैं। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में, लेकिन चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। अब आप वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। अभी जियान का मूड काफी डिप्रेशन में था। भले उसने सफलतापूर्वक इंस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ को कंडेंस कर लिया हो और उसे फॉर्मेशंस की बेसिक जानकारी मिल गई हो, लेकिन उसे मेंटल स्ट्रेंथ की हायरार्किकल सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं होता और ना ही वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के कल्टीवेशन मेथड के बारे में जानता था। बिना अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाए आखिर जियान की इंस्क्रिप्शन के नंबर कैसे बढ़ पाएंगे। वो जानता था कि पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। अब क्योंकि वो इल्यूजरी फिगर गायब हो गया है उसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। जियान अपने सिर को हिलाता है। जब से दूधी कॉन्टेंट में पहुंचा था उसे दुनिया काफी ज्यादा पराई लग रही थी, लेकिन लगता है अब उसके लिए भी चीजें बदलने लगी हैं। पिछले कुछ दिनों में उसे दूधी कंटेंट का काफी कल्चर मालूम पड़ा है। यहाँ पे भी दुखी कंटेंट की तरह स्ट्रॉन्ग की रिस्पेक्ट करी जाती है। इस चीज का एहसास करके जियान अपने रास्ते में आने वाले हर एक चैलेंज के लिए तैयार होता है। जियान कहता है कि आप मेंटल स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करने का कोई और मेथड है। गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं ऐसा जरूर होगा। जब से वो इल्यूजरी फिगर अपीयर हुआ था लगता है गोल्डन ड्रैगन किंग अपनी पुरानी मेमोरीज में खो चुके हैं। वो कई चीजों को याद कर रहे थे। उनके बर्ताव में ऐसे बदलाव को देख के जियान पूछता है मास्टर क्या आप ठीक हो। जिनलोंग जियान से कहते हैं मैं ठीक हूँ। अब क्योंकि तुम्हारे लिए चीजें सेटल हो गई हैं मुझे लगता है जुआन सेंटियन का इन्वॉल्व भी यहाँ पहुंचने वाला होगा। इस पर जियान नोट करता है, लेकिन अपने पिछले सवाल को भूलता नहीं है। वो फिर से कहता है मास्टर आप कह रहे थे कि मेंटल पावर को कल्टीवेट करने का एक और रास्ता है, क्या मैं उसके बारे में जान सकता हूँ। गोल्डन ड्रैगन बोलते हैं हाँ, बर्निंग इंसेंस पवेलियन। वो बताते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है। दूधी कॉन्टिनेंट में काउंटलेस सेक्ट्स मौजूद हैं और इनके पास अपने यूनिक मेथड्स हैं। हर एक सेक्ट के पास कुछ ऐसा वैल्यूएबल होता है जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन इनके बीच में डिवीजन भी काफी गहरा होता है। यही रीजन है कि ओकेजनली अलग अलग फैक्शंस के बीच में दुश्मनियां हो जाती हैं। ऐसी हॉस्टिलिटी की वजह से ही कई फैक्शंस पीछे रह जाते हैं। अगर बर्निंग इंसेंस पवेलियन की बात करिए तो ये शॉलिंग कॉन्टिनेंट की एक पावरफुल इंडिपेंडेंट फोर्स है। ये एक ऐसी अनयूजुअल सी जगह है जो कि 2 तरीके के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती है। इनमें से पहले वो होते हैं जो कि दुखी को कल्टिवेट करते हैं, वहीं पे दूसरे तरीके के डिसाइपल्स सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन के लिए जाते हैं।
यही कारण है जिसकी वजह से बर्निंग इंसेंस पवेलियन और फैक्शन से अलग कही जाती है। भले ही पावरफुल फैक्शंस के बीच में बर्निंग इंसेंस पवेलियन काफी लो रैंक करती हो, तब भी इसकी यूनिक फिलोसफी की वजह से ये लोगों के बीच में बहुत फेमस है। गोल्डन ड्रैगन किंग टॉपिक को चेंज करके कंटिन्यू करते हैं। दोदी कॉन्टिनेंट में वेपन्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें 4 तरीके से बांटा गया है, जो कि होते हैं डिवाइन आर्टिफैक्ट, इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स, स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट और आखिरी में मोर्टल आर्टिफैक्ट। इनमें मोर्टल आर्टिफैक्ट सबसे कॉमन होते हैं, और अगर बात करिए डिवाइन आर्टिफैक्ट्स की तो इन्हें सिर्फ ढूंढ पाना ही बहुत मुश्किल का काम होता है। इन्हें सच में एक्सट्रीमली रेयर कहा जा सकता है। दूसरी तरफ इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स को 2 इमोर्टल लेवल के एक्सपर्ट्स बनाते हैं, हालांकि इन्हें ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर हम बात करना चाहें स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स की, तो इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स के अपग्रेडेड वर्जन होते हैं। इन्हें रिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं। इनमें पहला तरीका होता है जिसमें कल्टीवेटर अपने शरीर की ऊर्जा को लगातार अपने वेपन में ट्रांसफर करता रहता है। ऐसा होने पे वेपन की पावर बढ़ती रहती है। फिर एक समय आता है जब ये स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स बन जाते हैं, लेकिन ये मेथड काफी ज्यादा समय नहीं लेता, बल्कि इसमें इच्छा शक्ति और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन फाउंडेशन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक बोलने के बाद गोल्डन ड्रैगन की आवाज काफी ज्यादा ग्रेव हो जाती है। वो कहते हैं दूसरा मेथड काफी डार्क हिस्ट्री को रखता है। इसमें इंसानों और मैजिकल बीस्ट की सोर्स को फोर्सफुली वेपन्स के अंदर इन्फ्यूज किया जाता है। भले इससे वेपन की पावर बढ़ जाती हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही भारी होती है। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में इस मेथड को कल्टीवेटर्स नीची निगाहों से देखते हैं। नॉर्मली ऐसे मेथड्स को डिमोनिक कल्टीवेटर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसे सफलता जल्दी मिलती है, लेकिन ये मेथड काफी ज्यादा क्रूअल होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग की नजरें याद उस एंशिएंट रूलर पे जो कि जियान के हाथ में थी। वो कहते हैं तुम्हारी एंशिएंट फायर रूलर अब स्पिरिचुअल वेपन के लेवल पे पहुंच चुकी है। इस इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने के बाद जियान की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी। वो कहते हैं मास्टर अपने मेंटल स्ट्रेंथ को कल्टिवेट करने के बारे में कुछ कहा था, क्या इसके बारे में और कुछ है? गोल्डन ड्रैगन किंग नोट करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, इस दुनिया में इंसानों के अलावा और भी कई ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो कि एक दिन इंसान में ट्रांसफॉर्म होने के लिए लगातार कल्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन इंसान अक्सर इन जीवों को डीमंस या फिर स्पिरिट्स के रूप में देखते हैं। या तो लोग इनसे डरते हैं या इन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम याद रखना कि हर एक डीमन या फिर स्पिरिट इविल नहीं होती, जैसे कि हर एक इंसान अच्छा नहीं होता। तुम्हें दोनों के बीच में अंतर करना आना चाहिए। इस दुनिया में असली बुराई इंसानों के दिल में से आती है। तुम्हें सिर्फ दिखावे की वजह से भटकना नहीं है, इन्हें तुम्हें अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके जज करना है। जियान नोट करके बोलता है मास्टर आप चिंता मत करो, मैं औरों की तरह भटकने वाला नहीं हूँ। गोल्डन ड्रैगन किंग बिना हेजिटेशन की शुरुआत से जियान को लगातार जानकारी देते आ रहे हैं। जियान समझ चुका था इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ह्यूमन और मैजिकल बीस्ट के अलावा भी कई और क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसमें एक उदाहरण लिटिली को ही माना जा सकता है, जिसे लोग फायर स्पिरिट के नाम से जानते हैं। जब ये सब विचार जियान के दिमाग में चल रहे होते हैं, गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं और हाँ, मैं जिस होली फ्लेम की बात कर रहा था वही बर्निंग इंसेंस पवेलियन से जुड़ी हुई है। वो जियान से सीरियस आवाज में कहते हैं तुम्हें बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन करना होगा। जिन लोगों के इन शब्दों को सुन के जियान की आंखें एक्साइटमेंट की वजह से चमकने लगी थी। इस होली फ्लेम के नाम को दोबारा सुन के ऐसा लगता है उसके अंदर कुछ जाग गया हो। जब से वो दोदी कॉन्टिनेंट में आया है तो शुजुई की होली फ्लेम को छोड़ के उसे किसी भी और होली फ्लेम के बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन लगता है मास्टर जिल्लों की गाइडेंस के अंडर जियान को एक होली फ्लेम हासिल करने का मौका मिलेगा। एक नई डिटर्मिनेशन के साथ जियान नोट करता है। अब उसके अंदर की फायर और भी ज्यादा ब्राइट हो गई थी। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को सुझाव देते हैं ठीक है तुम पहले यू फैमिली वापस लौटो, उनकी वजह से हमारी काफी परेशानियां कम हो जाएंगी। जियान सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उस डिवाइन इंस्क्रिप्शन और अपने सोल अवतार को चेक करता है। अगर उस बैटल फॉर्मेशन मास्टर एक्सपर्ट की इनहेरिटेंस की बात करी है तो रुइंस की सबसे ज्यादा कीमती चीज थी। शुजुइंग जिस एम्पर ब्लड को भी ले गई है वो भी इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। जब जेनेस गुफा को छोड़ के यू फैमिली की तरफ जाता है, उसके दिमाग में लगातार स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ से रिलेटेड बातें चल रही थी। भले दोनों अलग चीजें हों, लेकिन इनके बीच में कोई न कोई बॉन्ड जरूर मौजूद है। लेकिन इसे जियान को फ्यूचर में एक्सप्लोर करना होगा। भविष्य में आने वाली नई चुनौतियों के बारे में सोच के जियान अपने आप को स्माइल करने से रोक नहीं पाता। अब उसे इंतजार था अपनी नई डेस्टिनेशन का। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यू फैमिली कंपाउंड को। यूरू अपने फादर से कहती है फादर क्या जियान सही होगा? अभी यूयू जियान से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे। वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, क्योंकि जियान म्यू फैमिली से बच के वो सिटी के लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। वो कोई नॉर्मल एक्सपर्ट नहीं है। जियान ने एम्पर यून्स की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को तो हासिल किया ही था, और तो और म्यू फैमिली साथ में काम करने के बाद भी जियान का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। शुरुआत में तो यूयू अपने क्लैन मेंबर्स के साथ जियान को मैजिकल बीस्ट माउंटेन्स में ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें जियान का नामो निशान नहीं मिलता है। बस उसी समय की बात है जब वो उस टेरिफाइंग एक्सप्लोजन को देख पाते हैं जिसे जियान से लिंक किया जा रहा है। अब यूरू टेंशन की वजह से आगे पीछे जा रही होती है। वो मैजिकल बीस्ट माउंटेन्स के अंदर का सीन अभी तक उसे डरा रहा था। जब उस फ्राइटनिंग स्टॉर्म के बिखर जाने के बाद यू फैमिली मेंबर्स वहाँ पे सर्च करते हैं, उन्हें जियान का कोई पता नहीं मिलता।
मिलता। इसने यूरू की चिंताएं और बढ़ा दी थी। जब वो वापस यू फैमिली कंपाउंड में लौटती है तो वो ही नहीं बल्कि सभी लोग वो सिटी के उस ग्रैंड एक्सप्लोजन को विटनेस करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे गिफ्ट के बारे में जियान ने बात करी थी। यूरू को पागलों की तरह आगे पीछे चलते हुए देख यू अपने सिर को हिलाते हैं। अभी यू फैमिली के थर्ड एल्डर कुछ जरूरी कामों के लिए बाहर चले गए थे। समय आगे बढ़ा था। जब सूर्य पूरी तरह से छिपने वाला होता है तब यू फैमिली के कंपाउंड के बैक डोर पे हम एक बैम्बू हेड फिगर को अपीयर होते हुए देखते हैं। यूरू कहती है तुम वापस आ गए। जियान कहता है हाँ। यूरू कहती है तुम्हारी बहन कहाँ पे गई। जियान कहता है उसे वापस जाना पड़ा। दोनों के बीच में कुछ और समय तक बात होती है जहाँ पे जियान जानबूझ के चिंग युआन के बारे में बातों को अवॉइड करता है। चिंग युआन के किडनैप होने के बारे में जितने कम लोगों को मालूम पड़ेगा उतना अच्छा होगा। तब तक यूरू के पीछे यूयू भी आ गए थे। वो जियान को देख के कहते हैं अच्छी बात है कि तुम सही हो। वो जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में भी कुछ अलग महसूस करते हैं लेकिन वो फालतू में इसके बारे में सवाल नहीं पूछते। यूयू कहते हैं वचंग में होने वाला एक्सप्लोजन तुम्हारी वजह से था क्यों। जियान हंस के बोलते हैं वो तो बस छोटा सा एक तोहफा था। भले जियान मुसीबत को बुला बना देता हो लेकिन अगर मुसीबत उसे खुद ढूंढते हुए आती है तो उसे भी पीछे हटने की आदत नहीं होती है। वो सिटी का वो एक्सप्लोजन जियान की वो फैमिली के लिए एक वार्निंग होती है। यूयू कहते हैं और डिमोनिक बीस्ट माउंटेन्स का वो डिस्टर्बेंस। जियान कहते हैं मैं वहाँ पे एक नई बैटल स्किल को टेस्ट कर रहा था। ये सुन के यूयू हंसने लगे थे। वो कहते हैं सच में तुम होल्ड बैक करना नहीं जानते हो लेकिन मुझे तुम्हारी स्टाइल पसंद आई। कई 100 सालों में ये पहली बार है जब वो सिटी की जड़ें इस तरीके से हिली हैं। जियान की उस एक्सप्लोजिव गिफ्ट की वजह से वो सिटी की कुछ समय तक पावर कम हो जाएगी। तब यूयू के दिमाग में एक सवाल आया था। वो कहते हैं क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से सेक्टर को ज्वाइन करने वाले हो। जियान काम आवाज में कहता है मैं बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन करना चाहूंगा। यूयू कहते हैं कि अच्छा चुनाव है। तुम्हारी फायर स्पिरिट की दुखी की वजह से बर्निंग इंसेंस पवेलियन तुम्हें अच्छी सूट करेगी और क्योंकि तुम एक एल्केमिस्ट भी हो सेक्टर में काफी लिए तुम एक सॉलिड फाउंडेशन को बना लोगे। यूयू स्माइल के साथ बोलते हैं भले तुम बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन कर रहे हो लेकिन याद रखना कि मेरी बेटी भी वानो पवेलियन को ज्वाइन करेगी। भले ही दोनों सेक्स एक दूसरे का विरोध करते हो लेकिन समय आने पे तुम एक दूसरे का ध्यान रखना। जियान को यूयू की हिंट समझ में आती है। वो नोट करके बोलता है सीनियर आप चिंता मत करो मैं इसे अच्छे से याद रखूंगा। भले दोनों सेक्स एक दूसरे को अपोज करते हो लेकिन एक दूसरे से कुछ खास दूरी पर नहीं होते। इस वजह से इनके डिसाइपल्स ओकेजनली एक दूसरे को क्रॉस किया करते थे। अगर जियान को मौका मिलता है तो उसे यूयू की हेल्प करने में कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ जियान की सोल पावर के बारे में कुछ ऑफ नहीं था बल्कि जियान काफी थका हारा लग रहा था। यूयू कहते हैं अभी तुम्हें आराम करना चाहिए और तुम्हारी सोल पावर भी वीक लग रही है। कुछ दिनों में जॉन सेंटेनी का एनवॉय तुम्हें पिकअप करने के लिए आने वाला है। इस पे जियान बिना हेजिटेशन के एग्री कर देता है। कुछ और बातचीत करने के बाद जियान वापस से अपने कमरे में लौट आया था। इस समय वो अपने बेड के ऊपर बैठ के अपने सीने के सामने कुछ हैंडसील्स को बना रहा होता है। हर एक हैंडसील के बाद हम जियान को गहरी सांस लेते हुए देखते हैं। ऐसा होने पे उसके माथे में से थोड़ी सी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आकर देती। जियान कुछ सोचते हुए बोलता है ये सोल पावर और मेंटल पावर भले एक दूसरे से अलग हो लेकिन ये जुड़े हुए भी लगते हैं क्योंकि सोल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सोल पावर को कल्टिवेट किया जा सकता है तो फिर मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई मेथड जरूर होगा लेकिन आखिर उस मेथड का मैं पता कैसे लगाऊंगा। गोल्डन ड्रैगन एक काम आवाज में एडवाइस करते हुए बोलते हैं डोंट वरी जैसे तुम जॉन सेंटियन पहुंचोगे चीजें अपनी जगह लेने लगेंगी। अभी उसके बारे में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ के बीच में लगातार कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा होता है शायद उसने नोटिस नहीं किया था लेकिन उसकी स्टोरिंग हल्की सी ग्लो होती है और दो एक ही सेकंड में शांत भी हो जाती है। ये समय और कुछ आगे का होता है। एक गहरी सांस को छोड़ के हम जियान को अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं। अब उसकी आंखें एकदम फ्रेश दिख रही थी। अपने सोल रियल्म की इंप्रूवमेंट्स को सेंस करके जियान कहता है मेरी सोल पावर लगभग पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी होती है। अगर वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना चाहता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका स्ट्रॉन्ग बनना है। कुछ समय के बाद जियान बेड से उठ के अपने हाथों को स्ट्रेच करने लगा था। भले 2 लेवल के एक्सपर्ट्स को थकान जैसी चीजों की वजह से ज्यादा परेशान ना होना पड़ता हो लेकिन तब भी जियान को लगता था कि उसे रिलैक्स करना चाहिए। इस वजह से कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बाद वो बेड पे जाके लेट जाता है। एक के बाद एक दिन निकलने लगते हैं। फिर एक सुबह की बात है जब सूर्य की रोशनी जमीन को छूती है। यू फैमिली कंपाउंड का एटमॉस्फेयर काफी टेंस हो गया होता है क्योंकि आज ही वो दिन होता है जब जॉन सेंटियन का मैसेंजर आने वाला था। पिछले कुछ दिनों के दौरान जियान लगातार अपनी रिकवरेशन पे ध्यान देता रहा। आज के दिन भी जियान चुपचाप से अपने कमरे के अंदर इंतजार कर रहा था। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। कोई कहता है एल्डर शाओ पेट्रियार्क आपको हॉल में बुलाना चाहते हैं क्योंकि यूयू जियान कितनी हेल्प कर रहे हैं। इन दिनों जियान यू फैमिली के साथ ही रुका था और तो और यू फैमिली ने जिस ऑनरेबल एल्डर की पोजीशन जियान को दी होती है जियान उसे भी अस्वीकार नहीं करता। इस वजह से यू फैमिली के सबऑर्डिनेट्स का उसे एल्डर कहना ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। जियान कहता है समझ गया। अपने कपड़ों को बदल के वो फाइनली कमरे से बाहर आ गया था। उसे बाहर एक बूढ़ा सा व्यक्ति दिखाई देता है। जियान कहता है बटलर यू आप प्लीज
प्लीज रास्ता दिखाओ। ये ओल्ड मैन जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन के रखे होते हैं वो जेंटली नोट करके पीछे मुड़ गया था, लेकिन कोई नोटिस नहीं कर पाता। हम बटलर यू की आंखों में भी एक एनवियस एक्सप्रेशन को भी देख सकते हैं। जिस तरीके से जियान इतनी कम एज में ऐसी स्ट्रेंथ और एल्केमी स्किल्स को पोजेस करता था, उसकी वजह से वो कईयों की ईर्ष्या का कारण बन चुका होता है। बेसिकली यहाँ पे बटलर यू की कोई बैड इंटेंशंस नहीं होती, वो जियान को एडमायर करते थे। जियान बटलर यू को फॉलो करते करते फाइनली हॉल तक पहुंच जाता है। दरवाजे को एक बार खटकाने के बाद हम उसे दरवाजे को खोलते हुए देखते हैं। ये हॉल काफी ज्यादा स्पेशियस होता है और यहाँ जियान को कई जाने पहचाने चेहरे दिखाई देते हैं। हेड सीट पे बैठे होते हैं यूयू, उनके बगल में थर्ड एल्डर और बाकी के लोग होते हैं। इनसे थोड़े से नीचे यू फैमिली मेंबर्स बैठे होते हैं, जिसमें जियान की नजरें यूरू के ऊपर जाती हैं। यूरू भी जियान की तरफ देख के नॉड करती है। अपोजिट साइड में एक स्ट्रेंजर बैठा हुआ होता है। शायद जॉन स्वांटियन से आने वाला यही वो मैसेंजर है जिसके बारे में यूयू बता रहे थे। ये एक मिडिल एज मैन होता है जिसने काफी सिंपल रोब्स पहन के रखे थे। इस समय उसके और यूयू के बीच में गहरी बातचीत चल रही होती है। इसके बात करने के तरीके से वो कॉन्फिडेंस और स्टैंड झलक रही थी, जो कि इसके ओहदे के बारे में बताती है। जब जियान के कदम हॉल के अंदर पड़ते हैं, इस बंदे की नजरें भी जियान के ऊपर चली गई थी। वो कहता है क्या यही वो लड़का है जिसने रियूस के ग्रेट फॉर्च्यून को हासिल किया है। जियान को अपनी सोल फोर्स से एक सिग्नल देते हुए यूयू हंस के बोलते हाँ ब्रदर हु, आपने सही पहचाना। वो मिडिल एज मैन जैसे यूयू ब्रदर हु बोल रहे थे, उसकी आंखें जियान को ध्यान से ऑब्जर्व करती हैं। वो कहता है नॉट बैड, इसकी सोल पावर काफी इंप्रेसिव है। मैंने इस एज में इतनी अच्छी सोल पावर किसी और व्यक्ति में देखी नहीं है और मैं इसमें से एक स्ट्रॉन्ग फायर एट्रीब्यूट को भी सेंस कर पा रहा हूँ। लगता है नौजवान एक एल्केमिस्ट होगा। इस बंदे की बात में क्लियरली सरप्राइज शो हो रहा होता है। जियान हाथ कप करके बोलते सीनियर, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। मुझे बस कुछ लकी इनकाउंटर्स हुए हैं, मैं आपसे कंपेयर कैसे कर सकता हूँ। ये तो सीन था बाहर का। अंदर से जियान भी काफी सरप्राइज हो चुका था। इस समय जियान अपने ऑरे को सप्रेस करके रख रहा था, लेकिन तब भी एक बार में इस ब्रदर हु ने उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में पता लगा लिया। और जिस तरीके से यूयू इसे ब्रदर बोल रहे हैं, ये दोनों के बीच की रिलेशनशिप और स्ट्रेंथ को बताती है। जियान के रिएक्शन से वो ब्रदर हु खुश हो जाता है। वो हंस के कहता है हाँ 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 लड़के, लक फैक्टर भी स्ट्रेंथ का ही पार्ट होता है। इस वजह से तुझे इतना मॉडेस्ट बिहेव करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी एक्सपीरियंस आंखों से देख पा रहा था कि जियान और नौजवानों की तरह नहीं है। भले जियान चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन वो बाकी के नोबल सन्स की तरह अपने घमंड को नाक पे लेके नहीं चल रहा है। वो ब्रदर हु स्माइल करके बोलता है ब्रदर यू ने लेटर में बोला था कि जिस नौजवान ने रियूस की फॉर्च्यून को हासिल किया है वो सच में एक्सेप्शनल है, लेकिन अब मैं खुद भी इस बात से एग्री करता हूँ। लगता है इस साल की जुआन सेंकेई काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। यूयू हंस के कहते हैं हाँ हाँ, आने वाली जुआन सेंकेई कंपटीशन में मेरी बेटी और जियान आपकी केयर में रहेंगे। वो ब्रदर हु भी नॉड करके बोलता है मैं तो बस इन्हें ले जाने का इंचार्ज हूँ। जुआन सेंटियन मेरी अथॉरिटी से बाहर की चीज है, लेकिन ब्रदर यू हमारी फ्रेंडशिप को देखते हुए मैं इन दोनों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। यूयू कहते हैं अगर तुम इतने बिजी नहीं होते तो मेरी तुम्हारे साथ और भी नई कई वाइन्स को ट्राई करने की इच्छा थी। ये सुन के हॉल में हंसी की आवाजें गूंजने लगती हैं। सीन कुछ समय की बात का था। इस समय ब्रदर हु के चेहरे पे काफी सीरियस एक्सप्रेशन आ चुका होता है। वो कहता है लेकिन जुआन सेंटियन डिसाइपल्स को रिक्रूट करने में काफी स्ट्रिक्ट है। इस वजह से कुछ चीजों का तुम्हें पहले ही ध्यान रखना होगा। पहली चीज है ओरिजिन। हर एक डिसाइपल का ओरिजिन यानी कि उसकी जड़ें साफ होनी चाहिए। जिन लोगों का बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता तो सोलोमन सेक्ट के अलावा उन्हें जुआन सेंटियन का कोई और सेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि एक ऐसा डिसाइपल जिसके बैकग्राउंड को वेरीफाई ना किया जा सके उसे स्वीकार करने से जुआन सेंटियन के सेक्ट्स की रेपुटेशन खराब हो सकती है। दूसरी चीज है टैलेंट। पहले से कल्टिवेशन के रास्ते में कठिनाइयों की कमी नहीं होती, और अगर किसी के पास नेचुरल टैलेंट नहीं होता है तो उसे आगे बढ़ने में काफी ज्यादा परेशानी होगी। इस वजह से अपनी लिमिट्स के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात है रेजिलियंस यानी कि जुझारूपन। जब तक किसी के पास स्ट्रॉन्ग विल पावर और कठिनाइयों को सहने की क्षमता नहीं होती तब तक वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएगा। आखिरी बात यह है कि अगर तुम सेक्ट में एंटर कर भी जाते हो तब भी तुम्हें मिलने वाले रिसोर्सेज तुम्हारे नेचुरल टैलेंट पे ही डिपेंड करेंगे। हर एक डिसाइपल को पावरफुल टेक्निक सीखने को नहीं मिलती। ये डिपेंड करता है कि तुम सबके सामने कैसा टैलेंट शो करते हो। ये सुन के जियान की भौंस से उड़ गई थी। ब्रदर हु की बाकी की सभी बातें ठीक है, लेकिन जियान के लिए बात ओरिजिन पे अटक जाती है। अगर इसे सही से हैंडल ना किया गया तो इसके लिए एक परेशानी बन जाएगी। जब ये सवाल जियान के दिमाग में चल रहे होते हैं, यूयू तेज आवाज में हंस के बोलते हाँ हाँ ब्रदर हु आप सही कह रहे हो, लेकिन जियान एक फर्स्ट ग्रेड एम्पर एल्केमिस्ट होने के साथ साथ एल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक ऑनर्ड एल्डर भी है। मुझे लगता है आपको उसके ओरिजिन के बारे में चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। वो ब्रदर हु कहता है फर्स्ट ग्रेड एम्पर एल्केमिस्ट। उसकी आंखें स्केप्टिकल थी, मतलब वो शक कर रहा था। ऐसी बात नहीं कि जुआन सेंटियन में एम्पर लेवल की एल्केमिस्ट मौजूद ना हो, लेकिन इतनी कम एज में उस लेवल तक पहुंचना ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। अगर ये बात सच है तो जियान का टैलेंट सच में टेरिफाइंग है। यूयू स्माइल के साथ बोलते हैं ब्रदर हु मैंने आपसे आखिर कब झूठ बोला। हमारी फैमिली के सारे मेंबर्स ने जियान को फर्स्ट ग्रेड एम्पर लेवल की बिल्कुल रिफाइन करके उसे सफलतापूर्वक सबड्यू करते हुए देखा है। यूयू को बात को कंफर्म
कंफर्म करती हुए देख उस ब्रदरहुड की आंखें चमकने लगती हैं। वो पैनी आंखें लॉक हो गई थी जियान के ऊपर। फाइनली ब्रदरहुड अपना मन बना लेता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ये हम में से एक है, क्योंकि ब्रदरहुड को यूयू के कैरेक्टर पे पूरा भरोसा था। उसे लगता है कि जियान का बैकग्राउंड सॉलिड होगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर इतनी बड़ी परेशानी को हल होती हुए देख जियान के दिल को भी ठंडक पहुंचती है। वो फाइनली अपनी सीट को लेता है जो कि यूरू के बगल में थी। यूयू अपनी बेटी से बोलते हैं यूर तुमने अब तक अपने अंकल हु को ग्रीट नहीं किया। यूरू तुरंत ही खड़ी होके ब्रदरहुड की तरफ हाथ कप करती है। ये देखिए ब्रदरहुड अपने सिर को नोट करते हैं। अभी उनकी आंखों में एक नॉस्टैल्जिया का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था। वो हंस के बोलते हैं मुझे कुछ ही समय पहले का याद है जब तुम बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अब तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो चुकी हो। यूयू भी साई करके बोलते हैं समय बहुत जल्दी निकलता है, हमें आखिरी बार मिले हुए 10 साल हो चुके हैं। जैसे ही ब्रदरहुड सेंस करते हैं कि अब बातचीत सेंटिमेंटल होने वाली है, वो तुरंत ही टॉपिक को चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं सो बेसिकली इस बार दोनों तुम्हारी बेटी और जियान ज़ुआन सेंटियन जाने वाले हैं। यूयू नोट करके बोलते हैं हाँ, ये चिंग चिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली जैसे वू चैंग है वैसे ये चिंग चैंग है। यहाँ पे तुम चैंग को सिटी कह सकते हो। ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। दोनों काफी लंबे समय तक और बातचीत करते रहते। फिर एक समय के बाद यूयू खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं लगता है ब्रदरहुड इतनी लंबी जर्नी के बाद आप थक चुके होगे, आज आप यहीं पे रुक के आराम करो, मैं सुबह सब कुछ तैयार करवा दूंगा। वो ब्रदरहुड यौन करके बोलते हैं ठीक है लेकिन मेरी मिशन को भूलना मत। यूयू ब्रदरहुड को दिलासा देते हुए बोलते हैं इसके बारे में तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने और सिटीज को पहले इसके बारे में जानकारी पहुंचा दी है। कल तक उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर पहुंच जाएंगे जिससे तुम्हें जगह जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। फाइनली बात खत्म होती है। वो ब्रदरहुड चले जाते हैं अपने आराम के लिए। अब यूयू का ध्यान होता है जियान और यूरू के ऊपर। वो कहते हैं तुम दोनों भी जाके आराम करो, आखिर कल तुम दोनों को निकलना जो है। दोनों नोट करके अपने कमरे में लौट गए थे। अगले दिन सातों शहरों के रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रदरहुड के साथ ज़ुआन सेंटियन जाने वाले हैं, क्योंकि ब्रदरहुड की स्ट्रेंथ पीक 5 स्टार दूरी की होती है। इस वजह से सातों सिटीज को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की सेफ्टी के बारे में चिंता नहीं होती। जिस तरीके से ब्रदरहुड यू फैमिली कंपाउंड में रुक रहे थे, ये दोनों के बीच की रिलेशनशिप के बारे में बताता है। उस रात यूरू को नींद नहीं आती। वो अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़े होके जियान के अंधेरे से भरे कमरे की तरफ देखती है। यूरू खुद से कहती है इतनी दूर मैं पहली बार ट्रेवल कर रही हूँ, मैं अपने फादर को मिस करूंगी। फाइनली उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। वो कहती है जियान तुम ये मत सोचना कि तुम मेरे हाथों से इतनी आसानी से बच जाओगे। उसके सामने के वुडन हाउस में जिसके अंदर की मोमबत्तियां बुझा दी गई थी, न जाने क्यों लेकिन उस कमरे में बेड पे लेटा हुआ फिगर अपने आप ही कांप जाता है। हाँ लगता है कोई डीमोनिस उसके बारे में प्लान्स बना रही है। कुछ लोगों के लिए रात काफी लंबी रही थी तो कुछ लोगों के लिए पलक झपकते निकल जाती है। यू फैमिली की फर्स्ट क्लास मेहमान नवाजी की वजह से ब्रदरहुड भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। आज सातों शहरों के लोगों को पता था कि उनकी सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव ज़ुआन सेंटियन जाके झंडे गाड़ने की कोशिश करने वाले हैं। ज़ुआनलिंग कॉन्टिनेंट की सिटीज में रहने वाले लोगों की आंखों में ज़ुआन सेंटियन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जगह बन चुकी होती है। इनके हिसाब से जो भी नौजवान ज़ुआन सेंटियन जाके अच्छा परफॉर्म कर पाता है उसकी बेसिकली लाइफ सेट हो जाती है और उसे कल्टीवेशन रिसोर्सेज टेक्निक्स और मास्टर्स के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। खासकर इस वजह से इन सिटीज के जो लीडर्स होते हैं वो ज़ुआन सेंटियन से आने वाले अनवर की खूब खातिरदारी करते हैं, क्योंकि अगर इन्हें अपने क्लैन और फैमिली को आगे बढ़ाना है तो इनके एयर्स का ज़ुआन सेंटियन जाना बहुत जरूरी है। ये जगह थी वचंग की। एक खंडर से हो चुके हॉल के सामने कई लोग उस जगह को देख रहे होते हैं जहाँ पे कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। इनकी यादों में होती फ्लरिशिंग सिटी जो कि अभी खंडर बन चुकी है। वो नुकसान बहुत ही ज्यादा भारी था। सिटीज के जो ग्रैंड स्ट्रक्चर्स थे उनका जगह से नामो निशान मिट गया होता है। लेकिन तब भी अजीब बात ये होती है कि वचंग का सिटी लॉर्ड न जाने क्यों चुप्पी साध गया था। भले ही उसने हाल फिलहाल अपने चेहरे को दिखाना शुरू कर दिया हो, तब भी अपने बेटे के जाने का गम उसके चेहरे पे साफ तौर पे दिखाई देता है। ये एक ऊंचे से पवेलियन की बात है। हमारा ध्यान जाता है कि मिडिल एज मैन पे एक्चुअली वही वो सिटी लॉर्ड था। इसके चारों तरफ इसकी फारी रेड दुकी एकदम शेर की तरह दहाड़ रही होती है। वो अपने सामने खड़े लोगों से कहता है आज मैं कुछ जरूरी कामों की वजह से सिटी से बाहर जा रहा हूँ, इस वजह से मेरी नाम मौजूदगी में मेरी जगह म्यूरे संभालेगा। जैसे ही शब्द सभी के कानों में गए थे लोगों के बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। एक बंदी कहती है क्या ये सही बात है, क्या यंग मास्टर वुहुआन सच में नहीं रहे हैं? ये वचंग का सिटी लॉर्ड इन सभी की बातों पे ध्यान नहीं देता। इसकी विशेष आंखें देखती है चिंग चैन की तरफ। उसकी आंखों में बदले की ज्वाला को अलग से देखा जा सकता था। वो मन ही मन में कहता है लड़के मैं तुझसे अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले उसे कुछ जरूरी काम करने थे। फाइनली अपनी फ्यूरी को सरप्राइज करके एक ही फ्लैश में जगह से गायब हो गया था। जैसे सिटी लॉर्ड गायब होता है हम सोल क्लैन के मेंबर्स को भी एक एक करके हवा में शूट होते देखते हैं। साफ तौर पे ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सोर्ड किंग सिटी को। एक पैनी सी चट्टान के ऊपर काले कपड़ों में एक फिगर खड़ा होता है। इसके पीछे एक बड़ी सी सोर्ड होती है। लगता है आसमानी तरफ देखे कुछ बोल रहा था। ये वही वांग जोंग था। एक समय पे जिस कपड़े ने इसकी आंखों को रैप करके रखा था वो अभी खुल चुका होता है। हम इसके आईब्रोज के बीच में काले रंग
रंग के मार्क को देख सकते हैं। ये दूर से एक टेरिफाइंग ऑरे को फील करवाता है। तभी उसके पीछे खड़ा एक दुबला पतला सा फिगर बोलता है, इस मार्क के साइड इफेक्ट्स खराब होते जा रहे हैं, तुम्हें कॉशियस रहना होगा। जब तक बिल्कुल नेसेसरी ना हो इसे बिल्कुल रिमूव मत करना, वरना ये तुम्हें पागल कर देगा। वोंग जॉन रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है, मास्टर जैसी आपकी इच्छा। उसने फिर से उस काले कपड़े को अपनी आंखों के ऊपर ढक लिया होता है। भले ही उसके पीछे खड़ा फिगर काफी दुबला पतला दिख रहा हो, लेकिन असल में वोंग जॉन को पता होता है कि उन कुछ एक्सपर्ट्स में से एक है जो कि चिंगचेन सिटी के यूयू को मैच कर सकते हैं। उसके मास्टर इसलिए ज्यादा फेमस नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अपने आप को सोर्ड कल्टीवेशन में डुबा के रखा। पीछे से हवा में घुलती हुई उसके मास्टर की आवाज आती है। वो कहते हैं, तुम्हें एक ऐसे वर्दी अपोनेंट की जरूरत है जो कि तुम्हारी सोर्ड को और भी शार्प करवा सके। अभी सातों सिटीज तुम्हें रोक के नहीं रख सकती हैं। तुम्हारा असली टेस्टिंग ग्राउंड वो जॉन सेंटियन है। वोंग जॉन अपने सर को एक बार फिर से बाव करके चिंगचेन की तरफ लॉन्च हो जाता है। ये जगह होती है 10,000 बीस सिटी की। पूरी सिटी में किसी के रोर की आवाज फैलती है। हम एक काफी बड़े एरिया को एक बहुत ही बड़े पक्षी की परछाई से ढकते हुए देखते हैं। इस बीच के ऊपर एक छोटी सी लड़की बैठी हुई होती है। ये वही हरे बालों वाली लड़की थी। अभी उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रही होती है। ये वही लुयिन थी जिससे जियान पहले ही मिल चुका होता है। इसके साथ ही होती है वो चिड़िया जिसका नाम शाओहान रखा गया है। बस बात ऐसी होती कि इस समय शाओहान अपने बड़े से अवतार को ले चुकी थी। साथ में उसके शरीर से जो आईसी ब्लू ऑरा रिलीज हो रहा होता है वो पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग हो चुका था। ऊपर हवा में उड़ते हुए लुयिन चिल्ला के बोलती है, फादर मैं जा रही हूँ, अब मुझे ज्यादा मिस मत करना। उसके पिता की इमोशनल आंखें अपनी बेटी को जाती हुई देखती हैं। साथ में उनके बगल में खड़ा बटलर कहता है, मिस का बीस्ट ट्रेनिंग टैलेंट सच में एक्सेप्शनल है। उस लड़की के पिता बोलते हैं, ऑफ कोर्स, आखिरकार वो मेरी सक्सेसर है। एक मार्शल आर्ट्स एकेडमी में हम एक भारी भरकम से नौजवान को अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच करते हुए देखते हैं। ये भी जानने के लिए तैयार था। ये वही सनमिंग होता है जो कि औरों की तरह रूइंस में गया हुआ था। उसके फादर बोलते हैं, सनमिंग तुम सच में काफी आगे आ गए हो। इस पर सनमिंग नोट करता है। वो कहता है, ठीक है फादर मैं जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। चिंगचेन की नॉर्थ एरिया में हम स्नो क्लैन की टेरिटरी को देखते हैं। एक मेड दरवाजे को खटखटा के बोलती है, मिस जॉन सेंटियन का मैसेंजर चिंगचेन में आ चुका है, मास्टर आपसे जाने के लिए बोल रहे हैं। कमरे के अंदर से एक सॉफ्ट सी आवाज आती है। वो कहती है, समझ गई। वो जियान भी काफी इंटरेस्टिंग था। हेल सिटी के अंदर एक ज़ॉम्बी जैसा देखने वाला बंदा अपने कमरे की छत को देखते हुए बोलता है, तो मैसेंजर आ चुका है, अगर ऐसी बात है तो चला जाए। ऐसा कह के वो उठाई था। तभी हम उसे तेजी से खांसते हुए देखते हैं। उसके हाथ खून से रंगे थे। वो कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ जॉन सेंटियन में मेरा इलाज होगा, वरना नजारा दिखाया जाता है हमें आखिरी सिटी का। यहाँ पे बात हो रही है फैंग सिटी की। एक लड़की जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहन के रखे होते हैं, वो भी अपने आप को जर्नी के लिए तैयार कर रही होती है। ओकेजनली उसकी बॉडी में से कुछ लाइटिंग स्पार्क्स बाहर आते थे। वो हल्की आवाज में कहती है, जॉन सेंटियन उम्मीद है कि वहाँ के लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। सीन वापस से चिंग सिटी में लौटा था। आज जियान और यूरू काफी जल्दी जग गए होते हैं। अपने जरूरी सामान को रखने के बाद वो मेन हॉल में यूडू का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज उनकी लाइफ का वो दिन है जहाँ से वो एक बड़ी स्टेज यानी कि जॉन सेंटियन में एंटर करने वाले हैं। दोनों को इंतजार था उन काउंटलेस पॉसिबिलिटीज का जो कि उन्हें एक ट्रू एक्सपर्ट बनाने में हेल्प करेंगी। चलो हम इन्हें इंतजार करने देते हैं। आई होप आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई सजेशंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना, मैं उन्हें जरूर रीड करूंगा। ऑब्वियसली नेक्स्ट एपिसोड में ये सब निकलने वाले जॉन सेंटियन की तरफ। जॉन सेंटियन आखिर कौन सी बला है और उस जगह पे क्या रूल चलते हैं, हमें उसकी वजह से जानकारी मिलने वाली है। वैसे अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मैं ड्रैगन प्रिंस युआन की पूरी स्टोरी को रीड कर चुका हूँ और फिल्म मेंबर के कुछ पार्ट्स मुझे उससे काफी सिमिलर लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिटीज और एक्सपर्ट्स। इसका एक एग्जाम्पल तुम लुयिन को ही ले लो। ड्रैगन प्रिंस युआन में इसका नाम लूलू था और इसकी चिड़िया का नाम भी कुछ था, लेकिन मैं उसे भूल चुका हूँ। बेसिकली वो भी ब्लू कलर और आइस एट्रीब्यूट की थी और वो भी 10,000 बीस सिटी से ही आती थी। और दो ये स्टोरी मुझे पूरी पता है, सो आई नो आगे की स्टोरी काफी ज्यादा अलग होने वाली है। जो भी है ये तो रहे मेरे थॉट्स। अगर आप में से भी कोई मेरी तरह पढ़ाकू है तो डेफिनेटली अपने थॉट्स को कमेंट्स में शेयर करना। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे हमारी आगे बढ़ने में थोड़ी और हेल्प हो जाए। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। ऑल्दो वी आर नॉट करेंटली एक्टिव देयर, बट काफी जल्दी वहाँ पे भी काम शुरू होने वाला है। चैनल के बहुत सारे मेंबर्स हेल गार्डन के अर्ली एक्सेस फीचर को एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें रिलीज होने वाला एपिसोड शाम को ही मिल जाता है। अगर आप भी उसका फायदा उठाना चाहते हो तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।